अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये रहनुमाई अंग्रेज़ी किताब के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखने का 16वां दिन है और ग्रामर के सिलसिलावार असबाक का 6ठा सबक है। आज से हम जुमला बनाने के तरीक़े सीखने के लिए वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस की थोड़ी बहुत मज़ीद तफसील जानेंगे। नीज़ ये जानेंगे कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। साथ ही सबको हम मज़ीद मिसालों से भी समझने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। साथ ही अगर आपने अब तक मशक और प्रैक्टिस के लिए और हमारे हर तरह के अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको बर वक्त सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6, सबक नंबर 6, वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज, लफ्ज़, जुमला और फ़िक्रा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेटर्स यानी हरूफ से मिलकर के एक वर्ड यानी कि लफ्ज़ बनता है। अब हम जानेंगे वर्ड आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। हमने बिल्कुल इब्तिदाई असबाक में जो बुनियादी ग्रामर पढ़ाए थे उसमें हमने बताया था कि लेटर के बारे में, फिर लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो सरसरी तौर पे हमने ग्रामर का कुछ हिस्सा पढ़ा था। अब आगे हम उन सब की थोड़ी थोड़ी तफसील जानेंगे। तो लेटर के बारे में तो तफसील आ चुकी है, आगे हम वर्ड के बारे में जानेंगे, फिर सेंटेंस और फ्रेज़ वगैरह के बारे में कि आगे मज़ीद क्या तफसील है। तो अब हम ये जानेंगे कि वर्ड आखिर होता क्या है और किसे कहते हैं। तो वर्ड यानी कि लफ्ज़, वर्ड का तर्जमा जो उर्दू में होता है वो लफ्ज़ होता है। तो हरूफ यानी लेटर्स का वो मजमुआ, चूँकि वर्ड ये चंद लेटर्स से मिलकर के बनता है, तो लेटर्स का वो मजमुआ जिसका कुछ माना भी हो वो वर्ड कहलाता है। यानी सिर्फ चंद लेटर्स के मिल जाने से वर्ड नहीं बनता, बल्कि उसका कोई माना भी निकलना चाहिए। तो चंद लेटर्स सिर्फ आपस में मिल जाए तो बनता तो है वर्ड, लेकिन वो वर्ड कब कहलाएगा, जब उसका कोई माना होगा। माना नहीं होगा, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो फिर वो वर्ड नहीं कहलाएगा, बेकार मुहम्मल सा कहलाएगा। चलिए मिसाल देखते हैं, जैसे कि PEN, पेन, इसका माना हमने जब देखा तो कलम होता है। तो अब ये एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है। इस तरह MIRROR, मिरर, इसका जब माना हमने देखा तो इसका माना है आईना। तो चूंकि इसका माना निकल रहा है, लुगत में इसका माना है आईना, लिहाजा मिरर ये एक लफ्ज़ हुआ, ये एक वर्ड हुआ। तो जिसका कोई माना निकले, चंद लेटर से मिलकर के बना हुआ हो, उसका कोई माना निकल जाए तो समझ लीजिए कि वो वर्ड है। अगर माना ना निकले तो फिर वर्ड नहीं है। अब देखिए, जैसे कि HAR, इसी तरह HRPE, इसी तरह PZEN, ये 3 हमने मिसालें दी हैं। इन सब को देखिए, ये इन सब के अंदर भी इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें भी 4 लेटर्स हैं। लेकिन जब इसका कोई माना आप लुगत में देखेंगे HAR, HRPE, PZEN, तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो चूंकि इसका कोई माना है नहीं और ये ऐसे ही 2-3 लेटर 4 लेटर जोड़ दिए गए हैं, तो बस 2-3 4 लेटर अपनी तरफ से जोड़ देने से वर्ड नहीं कहलाएगा, उसका कोई माना निकलना चाहिए। इन सब का कोई माना नहीं है, लिहाजा ये वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। तो खुलासा ये मालूम हुआ कि चंद लेटर से मिल जाने से सिर्फ वर्ड नहीं बनेगा, बल्कि उसका कोई माना निकलना चाहिए, तब उसको वर्ड कहेंगे। आगे देखते हैं, अगली एक चीज़ है स्पेलिंग यानी कि हिजे। ये क्या है? लफ्ज़ यानी वर्ड की एक तरतीब भी होती है, यानी जब हम वर्ड लिखते हैं
تو उसमें स्पेलिंग की एक तरतीब रहती है जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं। जैसे कि MAN मैन, इसका माना होता है आदमी। ये एक लफ्ज़ है, इसका माना आदमी है। इसकी तरतीब जो स्पेलिंग की तरतीब है वो पहले M है, फिर A है, फिर N है। लाइन से पहले M आया है, फिर A, फिर N, तब जाकर के इसका माना, इसका तलफ़ुज़ हुआ मैन और इसका माना हुआ है आदमी। अगर कोई इसकी तरतीब ही बदल दे, यानी कि इसको जो है NAM नैम उल्टा कर दे, या फिर किसी और तरीके से ANM कर ले या AMN कर ले, किसी भी तरीके से उलट पलट दे, तो जो है लेटर्स तो वही होंगे। ऐसा नहीं कि लेटर्स बदल गए हैं, जो MAN थे वही है, M भी है, A है, N है, लेकिन स्पेलिंग बदल गया है और उसकी तरतीब बदल गई है, लिहाजा अब इसका माना आदमी नहीं रहेगा। बल्कि बहुत से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसका माना कुछ भी नहीं रहेगा, कोई माना ही नहीं होगा, हो सकता है कोई और माना निकल आए, लेकिन आदमी का जो माना MAN हो रहा था वो नहीं रहेगा। तो तरतीब यानी स्पेलिंग भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। जिस तरतीब से, जिस लेटर को जिस तरतीब पे रखा गया है, पहले जो लेटर आया है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो तरतीब बाकी रहनी चाहिए, उसी को कहते हैं स्पेलिंग, तब जाकर के लफ्ज़ दुरुस्त होता है। अब यह है कि इसकी अहमियत जो है लिखने से ज़्यादा है, बोलने से नहीं है। क्योंकि स्पेलिंग की इंग्लिश में बहुत अहमियत है, तो इसके याद रखने का कोई ख़ास कायदा तो नहीं है, ताहम कुछ तजर्बे हैं। और स्पेलिंग के ताल्लुक से कुछ अहम कवायद जो है सबक नंबर 98 में बताए जाएंगे, बाद में इसकी पूरी तफसील आएगी। अगर आपको जानना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है तफसील से मुख्तसरन उसको समझ सकते हैं। अभी यहाँ हमारा मकसद उसको समझाना नहीं है। आगे है सेंटेंस यानी कि जुमला। वर्ड से मिलकर के चूँकि सेंटेंस बनता है, इसलिए आप सेंटेंस को जानेंगे। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, एक जुमला बनता है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या, इसकी तारीफ़ किया है, ये हमने नहीं बताई थी उस वक्त, चूँकि वो तो बस सरसरी तौर पे था। अब हम तफसील जानेंगे। तो अल्फाज यानी लफ्ज़ों का वो मजमुआ, वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना और मफहूम अदा करे, उसे सेंटेंस यानी कि जुमला कहते हैं। अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना और मुकम्मल मफहूम अदा करे, उसे सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमुआ को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात पूरी तरह समझ ले और उसका मफहूम हासिल करे, सामने वाले को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बात पूरी तरह उसको समझ में आ जाए सुन करके। जैसे मिसाल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, ज़ैद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ज़ैद एक ईमानदार आदमी है, इसका तर्जमा है। अब इसको देखिए, ज़ैद एक ईमानदार आदमी है, मैंने कहा ज़ैद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ये जुमला सुनते ही सामने वाले को बात पूरे तौर पे ये बात समझ में आ जाएगी कि ज़ैद के बारे में बात हो रही है कि वो एक ईमानदार आदमी है, बस बात ख़त्म हो गई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा उसको। लिहाजा ये क्या हुआ, ये एक जुमला हुआ, चंद वर्ड से मिलकर के बनने वाला ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका मफहूम पूरा अदा हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ। आई एम अ बिगिनर स्टूडेंट। आई एम अ बिगिनर स्टूडेंट। तो ये देखिए चंद वर्ड से मिलकर के ये बना है, मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ, इसका तर्जमा है। तो जब ये हमने कहा तो ये सुन करके सामने वाले को बात पूरी तौर पे समझ में आ गई कि मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ, अभी अभी मैंने सीखना शुरू किया है, बात पूरी हो गई। तो ये एक सेंटेंस हुआ, चूँकि ये चंद वर्ड से मिलकर बनने के साथ साथ सामने वाले को पूरा मुकम्मल मफहूम अदा करके दे रहा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इन मिसालों में जो दो मिसालें दी गई हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनका जो मफहूम है वो पूरा अदा हो रहा है, मुकम्मल माना समझ में आ रहा है। नीज़ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप भी है, इससे भी हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन मान लेते हैं कभी फुल स्टॉप देना भूल गए या ना हो, तो भी अगर इस तरह मफहूम अदा करने वाला, मुकम्मल मफहूम अदा करने वाली तरतीब से वर्ड्स होंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो एक सेंटेंस है, चूँकि मफहूम पूरा अदा कर रहा है। आगे है एक चीज़ है फ्रेज़ यानी कि फ़िक्रा। फ्रेज़ को हम, इसका तर्जमा जो है अधूरा जुमला भी कह सकते हैं, जो है नाक़िस जुमला भी कह सकते हैं। हमने फ़िक्रा लिखा है, फ़िक्रा भी तर्जमा हो सकता है। अब ये क्या है, अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ, यानी फ्रेज़ भी चंद वर्ड्स से ही मिल करके बनता है। तो अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम और माना अदा ना करे,
उसे कहेंगे फ्रेज। यानी अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ कि जिससे सुनने वाला बात पूरी तरह न समझ सके और ना ही उसका मुकम्मल मफहूम हासिल कर सके। जैसे कि इससे ऊपर सेंटेंस था तो उसमें पूरा मफहूम सामने वाला अदा कर पा रहा था, उसको समझ पा रहा था, लेकिन इसमें पूरा मफहूम समझ ना पाए। ये भी मिल करके बने, वर्ड से ही मिल करके बने, लेकिन पूरा मफहूम सामने वाले को समझ में ना आ सके, अधूरा रहे। जैसे मिसाल देखें, जैसे ऑन द रोड। ऑन द रोड में देखिए 3 वर्ड्स हैं, ऑन द रोड। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भाई 3 वर्ड से मिलकर के बना है तो ये सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन जब इसका मफहूम देखते हैं, माना तो तर्जमा होता है रास्ते में। अब रास्ते में सिर्फ हम बोले इतना सा तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? कोई भी बात समझ में नहीं आएगी कि रास्ते में क्या, रास्ते में कुछ है, कुछ हुआ है, कुछ करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चंद वर्ड से मिल करके तो बना है, लेकिन सामने वाले को पूरा मफहूम अदा करके नहीं दे पा रहा है। इस तरह ऑन द टेबल। ऑन द टेबल 3 वर्ड से मिलकर बना है ऑन द टेबल, लेकिन तर्जमा देखें टेबल पर। तो सिर्फ इतना बोलेंगे ऑन द टेबल यानी टेबल पर, तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। टेबल पर क्या है, कुछ रखा है, कुछ हटाना है, कुछ करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। तो ये भी देखिए 3 वर्ड से मिलकर के बना तो है अंडर द ट्री, लेकिन दरख्त के नीचे इसका तर्जमा हो रहा है। अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। चूँकि दरख्त के नीचे क्या, कोई बैठा है, कुछ करना है, कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं पता। तो ये है तो सारे जो है चंद वर्ड से मिलकर के बने, लेकिन इनका मफहूम पूरा अदा नहीं हो पा रहा, मुकम्मल माना सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा ये अधूरा जुमला कहलाएगा, यानी कि फ्रेज इसको हम कहते हैं इंग्लिश की इस्तिलाह में। अब इसमें एक बात समझने की यहाँ नोट है कि देखिए फ़िक्रा जो होता है, फ्रेज जो होता है, अधूरा जुमला, उसके आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगता। एक तो ये है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि फुल स्टॉप होता नहीं है उसमें, और सेंटेंस में, जुमला में फुल स्टॉप होता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर कॉमा लगा हुआ होता है, कहीं कहीं पर, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कॉमा लगा हुआ होता है, तो फुल स्टॉप इसमें नहीं होगा। अब हमने सेंटेंस, वर्ड और फ्रेज को तारीफ और मिसालों से जान लिया, समझ लिया, इतना काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है, क्योंकि वर्ड के बारे में तफसील आ गई है, अब आगे सेंटेंस का ही नंबर है। सेंटेंस को भी हमने जान लिया, उसके मुकाबिल जो फ्रेज आता है वो भी हमने समझ लिया। तो अब जानना है कि ये जो सेंटेंस है, जुमला है, क्योंकि उसके बनाने की तफसील जाननी है हमें, तो इसके कितने हिस्से होते हैं। यहाँ तफसील दी हुई है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमला के हिस्से। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जुमला जो है, सेंटेंस, इसके 2 हिस्से होते हैं, यानी ये जुमला 2 अंसुर से मिलकर के बनता है। क्या क्या है वो? पहले का नाम है सब्जेक्ट, यानी कि मुब्तदा या फ़ाइल कह सकते हो उर्दू अरबी के हिसाब से, और दूसरे का नाम है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट यानी कि खबर। तो कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर ये 2 हिस्से ज़रूर होंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हैं क्या, इनको हम तफसील से जान लेते हैं। तो नंबर 1 यानी सब्जेक्ट, जुमला यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट यानी कि मुब्तदा कहते हैं। जिससे 2 हिस्से होंगे, तो एक वो हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ बात करेंगे वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा यानी प्रीडिकेट, जुमले का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या जानकारी देता है, उसे प्रीडिकेट कहते हैं। यानी एक हिस्सा वो होगा जिसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, एक हिस्सा वो सब्जेक्ट हो गया, एक हिस्सा वो होगा कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएगा, यानी जिन अल्फाज से हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे अल्फाज ही प्रीडिकेट हो जाएंगे। यानी खुलासे के तौर पे ये बात समझ में आई कि सब्जेक्ट को अगर हम निकाल लें, साइड कर लें, समझ लें, उसके अलावा जो भी बच जाएगा सारे के सारे जो है प्रीडिकेट में शामिल रहेगा। क्योंकि 2 ही हिस्से होते हैं, तो सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो भी बच जाए सारे अल्फाज जो है प्रीडिकेट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही हिस्से होते हैं। अब उर्दू अरबी में हम नहव सर्फ पढ़ने वाले हजरात जो हैं इन्हें अच्छी तरह समझते होंगे कि मुब्तदा, खबर यानी सब्जेक्ट, प्रीडिकेट क्या होते हैं, और इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम उर्दू में समझ लेते हैं। उर्दू की मिसाल से बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएगी। जैसे कि कुछ मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। ज़ैद एक आलिम है, राशिद कुरान की तिलावत करता है, ये दरख्त बहुत लंबा है, आम मीठा लगता है। अब ये 4 जुमले दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब ये उर्दू के हिसाब से मुकम्मल जुमला है, चूँकि मुकम्मल मफहूम अदा कर रहा है सारे के सारे।
اب ان کو ہم سمجھیں گے کہ ان کے اندر کون سبجیکٹ ہے اور کون پریڈیکیٹ یعنی کہ خبر کا حصہ ہے۔ تو دیکھیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زید ایک عالم ہے، اس میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک عالم ہے، لہٰذا زید یہاں پہ کیا ہو گیا؟ زید یہاں پہ آپ کا سبجیکٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی بچ گیا ہے ایک عالم ہے، یہ پریڈیکیٹ کا حصہ ہو گیا، چونکہ دو ہی حصے ہوتے ہیں عمومی طور پہ ابھی۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ راشد کے بارے میں، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لہذا راشد کیا ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے پورا کا پورا پریڈیکیٹ یعنی خبر کا حصہ ہو گیا۔ تیسری مثال ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے۔ اب اس میں دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ نہ ہی عام درخت کی ہو رہی ہے کہ سارے درخت جو ہے لمبے ہوتے، بلکہ یہ درخت یعنی جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں، یہ درخت، اس کا مطلب ہوا کہ یہ درخت پورا کا پورا آپ کا سبجیکٹ ہو گیا، اس کے علاوہ جو بچ گیا ہے بہت لمبا ہے، یہ پریڈیکیٹ یعنی خبر کا حصہ ہے۔ تو صرف درخت جو ہے یہ سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ درخت پورا سبجیکٹ بن جائے گا۔ سبجیکٹ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہاں بڑا ہے۔ آگے ہے آم میٹھا لگتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ آم کے بارے میں کہ وہ میٹھا لگتا ہے، تو آم ہو گیا آپ کا سبجیکٹ، اور اس کے علاوہ جو بچ گیا ہے میٹھا لگتا ہے، یہ ہو گیا پریڈیکیٹ کا حصہ، خبر کا حصہ۔ تو ان چاروں مثالوں میں ہم نے سمجھا، پہلی مثال میں زید، دوسرے میں راشد، تیسرے میں یہ درخت، چوتھے میں عام، یہ سبجیکٹ ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی بچ گئے ہیں بقیہ سارے کے سارے پریڈیکیٹ ہیں۔ تو جب ہم نے اردو میں سمجھ لیا اس کو، اب انگلش میں سمجھنا بھی نہایت آسان ہے، تو چلیے انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ انگلش میں دیکھیے، جسے پہلی مثال ہے زید ایک عالم ہے، زید از این عالم۔ اس طرح راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راشد ریسائٹس دا ہونی قرآن۔ یہ درخت بہت لمبا ہے، دس ٹری از ویری ٹال۔ آم میٹھا لگتا ہے، اے مینگو ٹیسٹ سویٹ۔ یہ چاروں مثالیں دی گئی ہیں، چاروں کی انگلش یہاں بنا کے بتائی گئی ہے۔ اب جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں انگلش میں، جیسے زید کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو زید ہوگی آپ کا سبجیکٹ، اور باقی جو بچ گیا از این عالم، یہ ہو گیا پریڈیکیٹ۔ اس طرح راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو راشد سبجیکٹ ہے آپ کا، اور ریسائٹس دا ہولی قرآن یہ پورا پریڈیکیٹ کا حصہ ہے۔ اس طرح دس ٹری از ویری ٹال میں دس ٹری یعنی یہ درخت کا جو کے لیے جو انگلش ہے پوری، دس ٹری یہ سبجیکٹ ہے، اور از ویری ٹال آپ کا پریڈیکیٹ کا حصہ ہے۔ اس طرح آم میٹھا لگتا ہے ہمیں، اے مینگو، یہاں اے بڑھا ہوا ہے چونکہ یہ عام عمومی طور پہ بات ہو رہی ہے، اے مینگو یہ ہو گیا آپ کا پورا سبجیکٹ، اے بھی رہے گا اور مینگو دونوں مل کر کے، اور ٹیسٹ سویٹ یہ ہو جائے گا پریڈیکیٹ کا حصہ۔ تو چونکہ کسی بھی سینٹینس میں دو حصے کم سے کم ہوتے ہی ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، تو ہم نے یہاں پہ ہر ایک کو الگ الگ کر کے سمجھ لیا کہ کون سبجیکٹ ہے کون پریڈیکیٹ ہے۔ امید ہے بات آپ کو بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں ایک تفصیل اور بھی ہے کہ دیکھیے سبجیکٹ جسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ایک ورڈ سے مل کے بنا ہے، کوئی دو ورڈ سے مل کے بنا، تو ایسا ہو سکتا ہے دو تین ورڈ سے مل کر کے بھی سبجیکٹ آ سکتا ہے۔ اس طرح آگے چل کے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سبجیکٹ ضروری نہیں کہ شروع میں ہی آئے، سبجیکٹ کہیں بیچ میں بھی آتا ہے، کہیں لاسٹ میں بھی آتا ہے، یہ آگے چل کے آپ جانیں گے۔ ابھی صرف ہم نے جو ہے ایک شروعاتی طور پہ سمجھا دیا کہ سبجیکٹ کے دو حصے ہوتے ہیں اس طرح۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس میں ہر جگہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بظاہر نظر بھی آئے، یعنی صاف طور پہ دکھے، ظاہراً نظر آئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات محذوب بھی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے، صرف انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ فرض کر لیتے ہیں ایک مثال، کہ فرض کریں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں جا رہا تھا، نکلا، آپ نے پوچھا کیا تم مدرسے جاؤ گے، یا کہیں کے بارے میں پوچھا کیا تم مدرسے جاؤ گے، تو میں نے جواب میں کہا بس نہیں، اتنا کہا اور کچھ نہیں، بس میں نے اتنا کہا نہیں، اور آپ سمجھ گئے کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا، جبکہ میں نے صرف نہیں کہا ہے، یعنی اس کے آگے کچھ نہیں کہا، صرف میں نے نہیں کہا ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب ہے میں مدرسہ نہیں جاؤں گا، جبکہ میں نے صرف نہیں کا لفظ کہا۔ تو اس میں آپ کا سوال کیا تم مدرسہ جاؤ گے، یہ ایک جملہ ہے، اور میرا جواب جو ہے نہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ بھی ایک سینٹینس ہے، صرف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ صرف نہیں ہے، بلکہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ چونکہ میرا جملہ جو ہے صرف ایک لفظ یعنی ایک ورڈ سے بنا ہے، کئی الفاظ سے نہیں بنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے کہنے کا مقصد جو ہم نے بتایا ہے وہ کیا ہے، میں مدرسہ نہیں جاؤں گا ہے، پورا ہے۔ میں نے بس نہیں اس لیے کہا چونکہ ساری باتیں اوپر آ چکی تھی آپ کے سوالات میں،
इसीलिए सिर्फ नहीं कह के बात पूरी हो गई। तो ऐसा बहुत सी मरतबा होता है कि जब कोई सवाल करे उसके जवाब में जो हम यस नो कहते हैं वो भी पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है। तो सबक का दूसरा हिस्सा है डेली यूज वर्ड्स, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तो आज हम कुछ जो है ज़रूरी अल्फाज पढ़ेंगे जो आगे हमें काम आने वाले हैं। जैसे कि आई बमाना मैं, आई बमाना मैं, वी हम सब, यू तू आप तुम सब, यू का माना सब होता है, तू आप तुम सब। दे बमाना वो सब वो लोग, वो सब भी कह सकते हैं वो लोग। इसी तरह ही का माना वो एक मर्द, ये एक मर्द के लिए आता है। शी बमाना वो एक औरत, ये एक औरत के लिए आता है, मुअन्नस के लिए। इस तरह अगला है इट, इट बमाना वो जिसमें अक्ल ना हो। इसी तरह नाउन, नाउन के माना है इस्म। इस तरह दिस बमाना ये करीब के लिए होता है। दैट, दैट वो, ये दूर के लिए होता है। दीज, दीज ये सब माना करीब के लिए होता है, ये करीब के लिए, ये सब के माना में। दोज, दोज वो सब, ये दूर के लिए होता है। एम, एम हूँ। इज है। आर हैं। वाज था। वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर थे। इस तरह विल गागेगी। माई बमाना मेरा। आवर हमारा। योर तेरा, तुम सबका, आपका, तुम्हारा, सब तर्जमा इसका हो जाएगा। देयर उन सबका। हिज उसका, लेकिन ये मर्द के लिए आता है। हर उसका, ये औरत के लिए आता है, मुअन्नस के लिए। इट्स उसका, इसका तर्जमा भी उसका होगा लेकिन जिसमें अक्ल ना हो उसके लिए इस्तेमाल होगा। नॉट बमाना नहीं। ओनली सिर्फ, महज। सो तो, लिहाजा, इसलिए। सम कुछ, बाज। एंड और। बट लेकिन, मगर। और या। इफ अगर। हाउ कैसे। हु कौन। when कब। why क्यों। where कहाँ। तो इसमें जितने अल्फाज आए हैं ये चूंकि अब आगे हमें फ़ौरन काम आने वाले हैं, इन सब की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने तरतीब से सबको जो है यहाँ लिख दिया है। आप कोशिश करें लाइन से सारा याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि जो है आगे तरतीब से आपको काम आ सके। या लाइन से नहीं भी तो कम से कम पूरा आप रट लें, एक मरतबा अच्छे से ज़बान ज़द कर लें। अल्फाज जो है मानी के साथ, चूँकि हर एक का इस्तेमाल आगे हम थोड़ा थोड़ा करके सीखने वाले, यानी हर एक की हमें किसी न किसी तरह ज़रूरत पड़ने वाली है। इनके अंदर जितने अल्फाज आए हैं ज़्यादातर की ज़रूरत पड़ने वाली हैं, इसलिए इनको अच्छे से ज़बानी याद कर लें आप। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक व तमरीन। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए मशक ज़रूरी है, मशक नहीं करेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहला है सवाल है कि स्पेलिंग किसे कहते हैं। पहला सवाल, भाई बताइए स्पेलिंग किसे कहते हैं। तो सबक के शुरू में ही स्पेलिंग किसे कहते हैं ये बताया गया है, आप पढ़ लें, समझ लें और अपने अंदाज में जवाब दे दें। नंबर 2, सवाल नंबर 2 है कि देखिए मुंदरजा झैल में कौन सेंटेंस है और कौन फ्रेज़ है। यहाँ पे लिख करके कुछ जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सेंटेंस है, सेंटेंस की तारीफ भी आ गई है, और कौन फ्रेज़ है। जैसे कि एट होम, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इन द मार्केट, अली इज़ अ 10 years old बॉय। ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन चारों में बताना है कि कौन सेंटेंस और कौन फ्रेज है इनमें से, और आसानी के लिए तर्जमा भी दे दिया गया है आपके समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरा, इन 2 जुमलों में बताएं कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रीडिकेट है। चूँकि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट भी हम समझ चुके हैं तो इम्तिहान ज़रूरी है। तो अब यहाँ पूछा गया है, 2 आपको सेंटेंस दिए गए हैं। असगर इज़ अ लेबोरियस स्टूडेंट। दूसरी मिसाल है माजिद इज़ एट मुंबई। इन दोनों जुमलों के अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सब्जेक्ट और कौन प्रेडिकेट है, फिर इसके अंदर कौन सब्जेक्ट और कौन प्रेडिकेट है, ये आपको तय करके बताना है, चूँकि हम पढ़ चुके हैं। चौथा सवाल है, क्या सिर्फ लफ्ज़ यस यानी कि हाँ का लफ्ज़ जो है ये हाँ सेंटेंस बन सकता है
یا نہیں، اگر بن سکتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے، یعنی صرف لفظ یس ہو تو یہ سینٹینس بن سکتا ہے یا نہیں، اگر بن سکتا ہے تو کیا صورت ہوگی، مثال دے کر کے آپ اس کو سمجھائیں کہ کیسے یہ سینٹینس بن سکتا ہے۔ اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے جو سوالات تھے ان کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح لکھا تھا، صحیح سمجھا تھا یا پھر غلط۔ اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔